Hello everyone and Namaste. I'm Shiny Gupta and welcome to my channel The Shining Stars. तो कैसे हैं सब मेरे स्टार्स? अच्छे हैं? ओके। तो आपको पता है कि जैसे कि हमारा यूनिट 4 है वो कंप्लीट हो गया, दैट इज़ कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने मेरे ये लेक्चर सीरीज़ जो है वो देख चुके होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि मैंने बताया, आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे हम यूनिट कवर करते जाएंगे वैसे वैसे ही मेरी एमसीक्यू सीरीज़ भी साइड बाय साइड आती रहेगी, ठीक है। और हर दिन मेरी कोशिश होती है कि रात को 9 से 10 बजे तक मेरी एक वीडियो अपलोड हो जाती है और एक मॉर्निंग में, नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह 7 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 9 बजे के बाद जो है सभी फ्री होने की कोशिश करते हैं, अपने स्टडीज़ को टाइम देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैंने टाइम वैसा सेट किया। और मॉर्निंग में भी सब पढ़ ही रहे होते हैं मैक्सिमम, जो मॉर्निंग राइजर्स होते हैं, अर्ली मॉर्निंग राइजर्स हैं, वो मॉर्निंग में कोशिश करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि बाद में किसी को जॉब में जाना है, किसी को कहीं, ठीक है। तो सबका अपना एक डेली स्केड्यूल रहता है। तो इसलिए मैंने जो नेक्स्ट वीडियो होती है वो एक मेरी मॉर्निंग में रहती है 7 AM, और एक मेरी रात को रहती है 9 से 10 बजे, ठीक है। तो 9 से 10 हो सकता है, 9 से 11 के बीच हो सकती है। वो भी तब होता है अगर कोई टेक्निकल इशू आता है। तो अदरवाइज मेरी कोशिश होती है कि मैं 9 साढ़े 9 बजे अपलोड कर दूं। बट कई बार क्या होता है, टेक्निकल इश्यूज आता है और उसकी वजह से क्या होता है, मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। बनी रेडी होती है बट वो अपलोड नहीं हो पाती है यूट्यूब पे। तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो लिंगर ऑन हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए प्लीज़ मुझे अपोलोजाइज़ कीजिए, बट मेरी वीडियोस को साथ साथ देखें। एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी इन एडवांस। आपको सबको हैप्पी लोहड़ी, और साथ ही साथ आपको आपकी लोहड़ी भी अच्छी मनाई जाए। और आपको जो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो भी आप अच्छे से करो, ठीक है। जैसे कि अभी आपको देखा होगा, मैंने रिसेंट नोटिफिकेशन चेक करी थी JKSSB की। वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि जो उनका JKSSB का ऑफिस है, जो छन्नी हिम्मत वाला, वहाँ पे कोई भी विजिट ना करें, ठीक है, क्योंकि उनके मैक्सिमम जो ऑफिशियल्स हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं। तो आप सब प्लीज़ वहाँ पे ऐसे अननेसेसरीली मत जाइए। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी है आप उनकी वेबसाइट से देख सकते हो। और घर रहिए जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। अपने प्रॉपर कोविड प्रिकॉशंस लीजिए, घर रहिए, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारी हेल्थ है, उसके बाद ही ये सब कुछ है। ये तो सभी पता होगा ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। तो अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो बाकी सब हम कैसे अचीव करेंगे। तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हेल्थ होनी चाहिए, जो जिसको हम टोटली निगलेक्ट करते हैं। इनफैक्ट सभी, मैक्सिमम हम सब अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करते हैं। बाकी सारे डेली स्केड्यूल्स को मीटअप करने के लिए हम अपनी हेल्थ को ही कॉम्प्रोमाइज़ में डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। पहले हमारी हेल्थ है, बाद में बाकी सारे काम है, क्योंकि हेल्थ होगी तो सब काम हो जाएंगे। हेल्थ ही नहीं होगी तो काम एक स्टेज पे आके रुक जाएंगे, ठीक है। तो उसको रोकना नहीं है, उसको कॉन्टिन्यूटी में रखने के लिए हमें हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपनी हेल्थ को पहले रखो, उसके बाद अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट दो। क्लियर। अब उसके लिए आप अपनी योगा कर सकते हो, एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जो भी आप वर्कआउट करते हो वो कर सकते हो। अगर आप जिम जाते हो तो जिम जा सकते हो, ठीक है। डेली अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे लो, अपना लंच टाइम पे लो, अपना डिनर टाइम पे लो, बैलेंस डाइट लो, ठीक है। टेक प्लेंटी ऑफ वाटर इन अ डे, ठीक है। उसके बाद आप फ्रूट्स लो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लो, क्योंकि ये सब जो है वो बहुत हेल्पफुल रहती है हमारी एक अच्छी हेल्थ के लिए, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। तो अगर मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी तभी आप एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है इस टाइम पे। और लास्ट डेज में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, कितने सारे कंपोनेंट्स है, कैसे हो पाएगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ना हमारे दिमाग में भी चल रही होती है। बट अगर हम कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह मॉर्निंग में करेंगे, कोई एक अपना प्रॉपर डेली स्केड्यूल बनाएंगे, नट्स लो, जो भी आपको पसंद है वो, अच्छा कम खाओ बट अच्छा खाओ, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स है, बट दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज वेल एज फॉर योर फैमिली ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि आप कई बार बीमार हो जाते हो लेकिन सफ़र पूरी फैमिली करती है आपके साथ, ठीक है। तो उनको आपका ध्यान रखना है सब कुछ, तो वो भी टेंशन में आ जाते हैं अगर हमारा कोई फैमिली मेम्बर सफ़र कर रहा हो अपने हेल्थ इशू से, ठीक है। तो अपना प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखिए, कोविड प्रिकॉशंस अच्छे से लीजिए, घर रहिए, कोई इंपॉर्टेंट काम है तो ही घर से बाहर निकलिए, और अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन स्ट्रेस के बिना, ठीक है। हो सकता है ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आपको अच्छा है, आप अपना बेस्ट दो, अपना प्रिपेयर करते जाओ।
अगर ये पहले की तरह अभी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो आप प्रिपेयर करते रहो, आपको फिर क्या होगा, एमसीक्यूज़ पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो ना, आपके पास टाइम बच जाएगा कि आप रिवीजन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ ट्राई करते रहो डेली बेसिस पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डिले हो गया तो लिंगर ऑन कर दो, अपनी प्रैक्टिस पे आप फोकस्ड रहो। क्लियर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज, और फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा ये, डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स आर टू टाइप्स ऑफ व्हाट। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था ना, डिस्क्रीट वेरिएबल्स में हम किसकी बात करते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स की। अगर मैंने फैमिली साइज की बात करी है तो एग्जैक्ट नंबर्स में होगा, इट कैन बी इधर 2, इट कैन बी इधर 3, इट कैन बी इधर 4 और इट कैन बी इधर 5, बट इट कैन नॉट बी 2.5, इट कैन नॉट बी 3.5, इट कैन नॉट बी 4.9। ठीक है, तो इस तरह के वेरिएबल्स को हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। बट यू नो ये जो जितने भी वेरिएबल्स मैं बोल रही हूँ 2, 3, 4, 5 जो भी हो, वट एवर द नंबर इज, ये क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, क्वांटिटी में बता रहे हैं, दैट मीन नंबर्स हैं ये। ठीक है, और अगर मैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स की बात करूँ तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स मीन जो कॉन्टिन्यूटी में होते हैं, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक। तो कॉन्टिन्यूटी में जो होता है वो 2.5 भी हो सकता है, इंटीजर्स हर तरह के इंटीजर्स जो है इसमें फॉल कर सकते हैं, 3.5 भी हो सकता है, 3.9 भी हो सकता है, 4.9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपकी हाइट वेट हो गया। क्लियर। अब ये कह रहे हैं जो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, अगेन आप देख रहे हो ये भी वेरिएबल्स किस में आते हैं, ये भी कोई क्वांटिटी बता रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी नहीं बता रहे हैं ना, क्वांटिटी बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं। अगेन ये सब भी क्या है, नंबर्स हैं। तो यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कौन सी क्लासिफिकेशन होगी। डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स आर टू टाइप्स ऑफ व्हाट, ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। अब आपको क्लियर हो गया, ओपन एंड क्लासिफिकेशन तो नहीं हो सकती क्योंकि उसके दोनों एंड्स क्या होते हैं, फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास की जो एंड्स होते हैं वो ओपन रहते हैं। टाइम सीरीज में टाइम की बात होती है, यहाँ पे कोई टाइम की बात नहीं हो रही। क्वालिटेटिव में क्वालिटीज की बात होती है, एट्रीब्यूट्स की बात होती है, किसी के रिलीजन की, किसी के नेम्स की बात हो रही होगी, फ्रेंडशिप की बात हो रही है, ठीक है, कास्ट की बात हो रही है, नेशनैलिटी की बात होती है। तो इस तरह के अगर हम एट्रीब्यूट्स अगर यूज कर रहे हैं तो वो होगी क्वालिटेटिव। दैट मीन ना ही ओपन एंडेड है, ना ही टाइम सीरीज है, ना ही क्वालिटेटिव, तो इट इज quantitative classification. Clear? So discrete and continuous variables are two types of quantitative classification. और वो कैसे है, वो यहाँ से भी मैंने आपको अगर इसके मीनिंग्स पता है तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों में नंबर्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इट इज क्वांटिटेटिव। ऑप्शन डी इज द राइट वन। क्लियर? Okay. Classification method in which upper limit of class interval is same as of lower limit of class interval. ठीक है, वो क्लासिफिकेशन मैथड जिसमें अपर लिमिट इज सेम एज ऑफ लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, अपर लिमिट जो होती है वो लोअर लिमिट के बराबर होती है। तो ऐसा कौन सी सीरीज है जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम रहती है? आपको पता है ना, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मैंने बताया था कि जैसे 10 to 15 है, 15 to 20, 20 to 25, तो यहाँ की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट लोअर लिमिट के बराबर है। ठीक है, यहाँ की अपर लिमिट नेक्स्ट लोअर लिमिट के बराबर है। तो एक तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज की टाइप, और दूसरा कॉन्टिन्यूस में भी कौन सा वाला, एक्सक्लूसिव वाला, जो नंबर 1 मैंने आपको टाइप बताई थी। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस की कौन सी टाइप है, एक्सक्लूसिव वाली टाइप है। इंक्लूसिव में क्या होता है, दोनों इंक्लूडेड होती है। ठीक है, in which upper limit of class interval is same as of lower limit class। ठीक है, इंटरवल, तो ये हो गया एक्सक्लूसिव मेथड। ठीक है, बट इंक्लूसिव में क्या होता है, अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट होती है बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट रहती हैं। फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट रहती है बोथ आर डिफरेंट, नॉट सेम, बट यहाँ पे दोनों सेम होती है। तो सेम इन द केस ऑफ एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, इट इज नॉट मिड पॉइंट, इट इज नॉट रेशियो मैथड। रेशियो मैथड तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये पहले ही हमारा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया है। क्लियर? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट? Okay, type of cumulative frequency distribution in which class intervals are added in top to bottom order. ये मैंने आपको भी बताया था लास्ट लेक्चर में, टॉप टू बॉटम ऑर्डर में जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कौन सी टाइप है, मोर देन की टाइप है या लेस देन की टाइप है, जिसमें हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, जब आप टॉप से बॉटम में जाते हो, फ्रीक्वेंसीज को सक्सेसफुली ऐड करते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इट इज कॉल्ड एज योर लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप।
ठीक है, लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, ठीक है। वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं हमने पढ़ा था, मोर देन में हम बॉटम टू टॉप जाते हैं। अगर बात होती बॉटम टू टॉप की, बॉटम टू टॉप की बात होती फिर मोर देन आता, ठीक है, बट यहाँ पे बात हो रही है टॉप टू बॉटम ऑर्डर, तो इट इज योर बी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं पढ़ा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, आपका फर्स्ट ऑप्शन भी पहले ही एलिमिनेट हो गया, तो आप एलिमिनेट मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब दो ही ऑप्शंस बचते हैं, बट अगर टॉप टू बॉटम है तो लेस देन के साथ जाना है आपको, अगर बॉटम टू टॉप है तो फिर आपको मोर देन के साथ जाना है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज classification method in which upper and lower limits of interval is also in the class interval itself। वो ऐसे कौन सा क्लासिफिकेशन मेथड है जिसमें अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी दोनों क्लास में जो है वो काउंट होती है सेम क्लास में। तो ऐसे कौन सा मेथड है जिसमें सेम क्लास में हम लोअर लिमिट को भी काउंट करते हैं और अपर लिमिट को भी ऐड मीन्स हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो इंक्लूड करते हैं किस में करेंगे? इंक्लूड इंक्लूसिव सीरीज में। समझ आ रहा है आपको? तो इंक्लूसिव सीरीज में हम इंक्लूड करने से ही इंक्लूसिव बन रही है, एक्सक्लूड करने से एक्सक्लूसिव बन रही है। भी टेक्निक बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो आपको जस्ट एक ट्रिक याद रखनी है, एक्सक्लूड कर रहे हैं मतलब एक्सक्लूसिव, अपर लिमिट और जो नेक्स्ट लोअर अपर लिमिट को हम सेम क्लास में एक्सक्लूड कर देते हैं, इसलिए वो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है, सेम रहती है, ठीक है। इसलिए हम सेम क्लास में अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं तो वो एक्सक्लूसिव बन गई। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को हम इंक्लूड करते हैं सेम क्लास इंटरवल में, ऑल्सो इन द सेम मीन्स इंक्लूडेड है, तो बन गई इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। मिड पॉइंट नहीं हो सकती है, रेशो मेथड हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इट इज योर ऑप्शन बी अगेन। क्लियर? Okay, next question is general tables of data used to show data in orderly manner is called as। वो general tables of data जिसको कि हम orderly manner में अपने जिसकी हेल्प से हम डेटा शो करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? और ये मैंने आपको प्रॉपर एक डायग्रामेटिकली बताया था ना, जो मैंने चार्ट बनाया था जिसमें मैंने प्रॉपर टाइप्स ऑफ टेबल्स बताया था, और उसमें मैंने फर्स्ट भी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव और पर्पस में मैंने दो टाइप्स बताए थे, जनरल टेबल्स और स्पेशल पर्पस टेबल, और उसके अदर नेम्स भी बताए थे। वो इसी वजह से बताए थे कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा सा रिकग्नाइज करो, थोड़ा सा रिकॉल करो कि क्या बताया था मैंने, जनरल टेबल्स का दूसरा नाम क्या था? क्विक आपको याद आया? 1 2 3, ठीक है। तो हमने जनरल टेबल्स का नाम बताया था, एक तो उसे रिपोजिटरी टेबल्स भी कहते हैं या फिर हम क्लासिफिकेशन टेबल्स भी कहते हैं। आप देखो क्लासिफिकेशन टेबल्स तो यहाँ पे नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे नाम दिया है रिपोजिटरी टेबल। सो जनरल टेबल्स ऑफ डेटा यूज टू शो डेटा इन ऑर्डरली मैनर, उन्हें हम रिपोजिटरी टेबल्स भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा डेटा बैंक रहता है यहाँ पे, काफ़ी सारा जो डेटा है ऑर्डरली मैनर में अरेंज करके यहाँ पे शो किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो सिंगल करेक्टरिस्टिक टेबल भी नहीं आएगा। मेनीफोल्ड में तो काफ़ी सारी करेक्टरिस्टिक शो की जाती है, सिंगल में सिर्फ एक ही करेक्टरिस्टिक शो की जाती है, डबल में हम दो करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे बात हो रही है कि जनरल टेबल्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज रिपोजिटरी टेबल। अगेन ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच क्लास इंटरवल्स आर एडेड इन बॉटम टू टॉप। आ गया ना ये क्वेश्चन? अब हमें बॉटम टू टॉप जाना है, और अभी मैंने पीछे आपको ये डिस्कस किया था कि बॉटम टू टॉप हम किस में जाते हैं? इट इज इन ऑप्शन नंबर ए, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो हेयर ऑप्शन ए इज द राइट वन, ठीक है। तो फाइनली ऑप्शन ए आया, यहाँ पे बी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस की हमने स्टडी नहीं करी है, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम ऑर्डर की बात करता है, तो हम बॉटम टू टॉप ऑर्डर की बात सिर्फ हम मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में ही करते हैं। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। Okay, next question is less than type distribution and more than type distributions are types of what? ठीक है। तो आपको पता है जो लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो लेस देन टाइप और मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किसके एग्जांपल? जब आपके माइंड में ही आंसर फ्रेम हो जाना चाहिए कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स है, इज इट? तो यहाँ पे जस्ट कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस है
क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी कोई टाइप हमने नहीं पढ़ी है, तो ये पहले ही एलिमिनेट हो गई। क्यूमुलेटिव क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो ऑप्शन बी और सी है जस्ट कंफ्यूज, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है वो पहले ही एलिमिनेट हो गया। नाउ अब हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैंने ऑफलाइन बैचेस भी लिए थे तो कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ऑप्शन बी को टिक किया था। ठीक है, बट ऑप्शन बी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्यूमुलेटिव क्लास डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जबकि हम तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक टर्म है, क्यूमुलेटिव क्लास कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब हम एक टेबल व्यू में प्रेजेंट करते हैं तो दैट विल बिकम योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इंटरवल्स के साथ साथ आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है, ना कि आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज का ही जब आप सक्सेसिव एडिशन करते जाते हो तो उसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है दैट इज द राइट आंसर। तो वो जो लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन और जो मोर देन टाइप है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप है, ना कि क्यूमुलेटिव क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपको तभी मैं बोलती हूँ हर एक वर्ड पे फोकस करना। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो या एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करते हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको हर एक वर्ड पे फोकस करना है। क्लियर? और ये टेक्निक्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो यू कैन वॉच दोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज distribution which shows cumulative figure of all observations placed below upper limit of class in distribution is considered as। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन देखो यहीं से हिंट मिल गया, वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमें क्यूमुलेटिव फिगर्स मिल रही है सभी ऑब्जर्वेशंस की जस्ट प्ले बिफोर द अपर लिमिट ऑफ क्लासेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं? तो डेफिनेटली उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस आर अपर लिमिट बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, क्लास या क्यूमुलेटिव क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन जस्ट ऑप्शंस जो है ना वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आंसर तभी मैं बोल रही हूँ जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एमसीक्यू कोई भी सॉल्व करते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, उसको 2-3 अटेम्प्ट दिए और फिर अपने माइंड में आंसर फ्रेम किया विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस। ठीक है, आपको जस्ट क्वेश्चन पढ़ना और अपने माइंड में आंसर फ्रेम करना है और उसके बाद देखना है कि जो मैंने अपने माइंड में जो आंसर फ्रेम किया है क्या वो मेरे ऑप्शंस में लाई कर रहा है। तब उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको कोई आप 50-50 के ऑप्शन में नहीं लाई करोगे कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, फिर वो एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट अवे आपके माइंड में आंसर आ जाएगा, तो आपको क्यूमुलेटिव क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आपको क्लियर होगा कि इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, ये सारे ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन ए ही रहेगा। ठीक है, सो ए इज द राइट वन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज data classification which is based on variables such as production, cost, height and weight। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वो डेटा जिसमें हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में ना इसका आंसर जो है वो सीधे स्ट्राइक करेगा, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से आपको अपने ब्रेन में बताने क्या आंसर आने वाले हैं। अगर मैं प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ तो अगेन कोई नंबर होगा, कॉस्ट की बात कर रही हूँ अगेन कोई नंबर होगा, हाइट की बात कर रही हूँ अगेन कोई नंबर होगा, वेट की बात कर रही हूँ अगेन कोई नंबर होगा। तो नंबर्स की बात हम किस में करते हैं? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में ना। तो आपके पास सीधे से स्ट्राइक किया आंसर इसका। अब ऑप्शन देखोगे ना तो जो एकदम आपका आंसर आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि ऑप्शन ए है या बी है या सी है या डी है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस क्या आ रहे हैं? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ओपन एंडेड, टाइम सीरीज। देखो यहाँ पे टाइम सीरीज की तो बात हो ही नहीं रही, तो टाइम सीरीज कट गया। एंड्स भी ओपन नहीं है, कहीं पे भी हमें मोर देन लेस देन इस तरह से वर्ड्स नहीं दिख रहे, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला क्वांटिटीज की बात हो रही है ना, आंसर्स जो आ रहे हैं वो मुझे नंबर्स में आ रहे हैं, क्वांटिटीज में आ रहे हैं, तो क्वांटिटी की बात हो रही है क्वांटिटेटिव में, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन, नॉट द ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आपका कंफ्यूजन ही दूर हो गया अगर आपने पहले ही माइंड में आंसर फ्रेम कर लिया कि यार इसके आंसर्स तो मुझे क्वांटिटीज में आने वाले, नंबर्स में आने वाले। और मैम ने बताया था जब किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स जो होते हैं वो नंबर्स में आते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज में आते हैं, तो इट विल बिकम योर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, नॉट क्वालिटेटिव। क्लियर?
तो इस तरह से अगर आप मेरे साथ एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करोगे ना, तो एलिमिनेशन मेथड और टेक्निक्स फॉलो करेंगे, हर एक वर्ड पे फोकस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको अपना आंसर ना क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है मेरा, ठीक है। ओके, moving towards the next question, what is it? Type of classification in which class is subdivided into subclasses. ठीक है, class is subdivided into subclasses and subclasses are divided into more classes. ठीक है, जैसे मैं इसको एग्जांपल देके बताती हूँ क्या कहना चाह रहा है ये। वो क्लासिफिकेशन जिसमें एक क्लास को हमने डिवाइड किया, जैसे सपोज करो पॉपुलेशन है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया किसमें, मेल्स और फीमेल्स में, ठीक है, सब क्लासेस में डिवाइड कर दी। अब सब क्लासेस को, ये जो सब क्लासेस को फर्दर मैंने डिवाइड कर दिया लिटरेट और इलिटरेट में, फीमेल्स को भी कर दिया लिटरेट और इलिटरेट में, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन पूरी बनी, जिसमें मैंने क्लास को सब क्लासेस में डिवाइड किया, फिर सब क्लासेस को फर्दर मैंने डिवाइड कर दिया इनटू मोर क्लासेस। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, फटाफट से 5 4 3 2 1 एंड गो, इससे हम कहते हैं मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो अब हमें देखना आंसर है ऐसा, देखो है स्ट्रेट वे हमें आंसर हमारा मिल गया, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखो, रेशनल क्लासिफिकेशन ऐसा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये पहले ही कट गया, रिफ्लेक्टेड भी कट जाएगा। सिंपल में हम सिर्फ एक ही करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ठीक है। तो दो ही आप एक ही क्लास में जो है आप उसको डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे मोर देन 2 क्लासेस हो जाती है, तो मेनी फोल्ड में काफ़ी सारी क्लासेस में आप डिवाइड करते हो। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन जियोग्राफिकल बेसिस। जियोग्राफिकल बेसिस पे जब हम अपने डेटा की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको मैंने बताया था जियोग्राफिकल मीन्स, जियो मीन्स लोकेशन भी हो सकती है, लोकेशन कह सकती हूँ, या फिर मैं एरिया कह सकती हूँ, इट्स वन एंड द सेम थिंग, अकॉर्डिंग टू लोकेशन और अकॉर्डिंग टू एरिया। तो हम इसे क्या कहते हैं? स्पेशियल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, देखो है ऑप्शन। तो रिफ्लेक्टेड क्लासिफिकेशन ऐसा कोई नहीं है, पॉपुलेटेड क्लासिफिकेशन भी हमने नहीं पढ़ा, सैम्पलिंग क्लासिफिकेशन भी हमने ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ी। तो अगर आप देखो अगेन एलिमिनेशन मेथड भी अगर आप यूज़ करते हो, तो ये देखो ये तीनों ऑप्शंस तो ऐसे ही कट गए, क्योंकि इस तरह की हमने कोई क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी स्पेशियल, क्रोनोलॉजिकल जिसको हम टाइम सीरीज कहते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जिसे हम कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, स्पेशियल। एलिमिनेशन मेथड करके भी आपका देखो ऑप्शन आ गया, और अगर आपको जियोग्राफिकल का मीनिंग पता है कि ये लोकेशन की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी अगर आपको कॉन्सेप्ट भी पता है तब भी स्पेशियल आ गया आपका। क्लियर है? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिनल टेबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा आर कंसिडर्ड एज। जो ओरिजिनल टेबल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, ओरिजिनल और डिराइव टेबल्स। तो ओरिजिनल टेबल्स भी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्लासिफिकेशन टेबल्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डेरिवेशंस पे आते हैं, अपनी कोई एनालिसिस पे आते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स नहीं आएगा, क्यूमुलेटिव भी नहीं आएगा, डिस्पर्जन भी नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर? ओके, next question is, if classification of collected data is based on characteristics such as religion, education and caste। अगर हमारे कोई भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर मैंने कोई डेटा कलेक्ट किया है और वो जो डेटा है वो किस पे बेस्ड है, किसी के रिलीजन पे बेस्ड है, एजुकेशन पे बेस्ड है, कास्ट पे बेस्ड है, तो इस तरह के डेटा को हम क्या बोलेंगे? क्विकली आपके दिमाग में ना ऐसे आंसर फ्रेम हो जाना चाहिए यार। मैम ने बोला था जब हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, जब हम क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के डेटा को हम क्या बोलते हैं? जिसका आंसर वर्ड्स में आ रहा है, रिलीजन, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है, एजुकेशन क्या है आपकी, MA हो सकता है, MPhil हो सकता है, PhD हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कास्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स के आंसर, अगेन क्वेश्चंस के आंसर वर्ड्स में ही आ रहे हैं, क्वालिटीज डिफाइन कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, तो आंसर इजीली फ्रेम हो जाएगा कि यार ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। तो अब आपको ऑप्शंस चेक करने हैं, क्या मेरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे? देखिए, ओपन एंड, कोई ओपन एंड्स की बात नहीं हो रही, ना ही कोई टाइम की बात हो रही है, ठीक है। क्वांटिटी की भी बात, कोई नंबर्स के आंसर्स नहीं आ रहे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो नंबर वाली क्लासिफिकेशन भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है।
सो क्वालिटीज़ की बात हो रही है इसलिए क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्लियर है? क्वालिटी की बात हो रही है तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटी की बात हो रही है तो क्वांटिटेटिव। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। ठीक है? ओके। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज इन क्लासेस और ग्रुप्स। जब भी हम अपने डेटा को अरेंज करते हैं क्लासेस में या ग्रुप्स में, ठीक है, तो इस अरेंजमेंट ऑफ डेटा को हम क्या कहते हैं? ये आपको मैंने बताया यूनिट 4 इसी का ही है। यूनिट 4 की जो बिगनिंग है वो इसी टर्म से ही हुई है कि हम उसे क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ही ये कहता है कि डिफरेंट आइटम्स को हम सिमिलर ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली हम क्या कर देते हैं, उनको ग्रुपिंग कर देते हैं। जो सिमिलर आइटम्स है उसका एक ग्रुप बना देते हैं, जो डिसिमिलर है उसका अलग से ग्रुप बना देते हैं। तो ये डेटा को ही अरेंज करता है अकॉर्डिंग टू क्लासेस और ग्रुप्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ डेटा भी नहीं है, सैम्पल भी नहीं है, सैम्पल ऑब्जर्वेशंस भी ये नहीं है। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन ए इज द राइट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच क्लास इज सब डिवाइडेड इनटू। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना है, ये भी स्टूडेंट्स के होते हैं गलत कर देते हैं। ऑफलाइन बैचेस में काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन जो है वो गलत सॉल्व किया था। ठीक है, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच क्लास इज सब डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस। यहाँ तक पढ़ा तो उन्होंने ना फटाफट से मैनीफोल्ड कर दिया कि भाई सब डिवाइडेड, मैम सब डिवाइड किया ना सब क्लासेस में। आगे भी तो पढ़ो, सब क्लासेस में तो उसको डिवाइड किया है लेकिन सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट असाइन किया गया है, सिर्फ ओनली वन, सिंगल क्वालिटी की बात हो रही है। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम सिंपल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, ना कि सिंपल क्लासिफिकेशन, ना कि मैनीफोल्ड। वन एट्रीब्यूट हम सिर्फ सिंपल में पढ़ते हैं, अगर मोर देन वन हो फिर मैनीफोल्ड आता। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स होता, 3 होता, 4 होता, फिर मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होता। क्लास को हमने सब डिवाइड तो किया सब क्लासेस में। दैट मीन्स मैं अगर आपको एग्जांपल देके बताऊँ, मैंने पॉपुलेशन को डिवाइड तो किया, मेल्स हो गए और फीमेल्स, लेकिन मेरी क्वालिटी तो एक ही है ना, मेल्स हैं, और मेल्स का ही एब्सेंस फीमेल्स बताएगा। ठीक है, अब मैं चाहे बात फीमेल्स की करूं चाहे मैं बात मेल्स की करूं, लेकिन अगर मैं फीमेल्स की करती हूँ जो फीमेल्स नहीं है ऑटोमेटिकली वो मेल्स होंगे। अगर मैं मेल्स की बात कर रही हूँ जो मेल्स नहीं है ऑटोमेटिकली वो फीमेल्स ही होंगे। ठीक है, यूजुअली मतलब नॉर्मली। ठीक है, जनरल केस में बात कर रहे हैं हम। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट की स्टडी हो रही है, तो इसलिए ऑप्शंस देखो क्या आएंगे। रैशनल कट गया, रिफ्लेक्टेड कट गया, तो सिंपल इज द राइट वन, नॉट मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड में होता तो यहाँ पे वन एट्रीब्यूट नहीं होता, मोर देन वन एट्रीब्यूट होता। तो हम एक ही एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं तो इट विल बिकम योर सिंपल क्लासिफिकेशन। इसीलिए दैट इज वाई आई एम सेइंग ट्राई टू focus on each and every word of the equation. Try to give 2 or 3 attempts, 2 or 4 attempts. ठीक है, but you know with the help of this very particular concept you are able to answer your question very quickly. ठीक है, so try to understand this point. Okay, next question is cumulative frequency distribution which is greater than type is corresponding to। वो cumulative frequency distribution जो कि ग्रेटर देन टाइप की बात करता है। ठीक है, वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन विच इज ग्रेटर देन टाइप इज कॉरेस्पॉन्डेंट टू व्हाट। इस कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब है कि ग्रेटर देन टाइप जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके साथ जो है उसमें क्या गिवन रहता है हमें, इस कॉरेस्पॉन्डेंट टू व्हाट। ठीक है, तो हम लिखते हैं ना मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20। तो ये जो मोर देन है इस कॉरेस्पॉन्डेंट टू व्हाट मीन्स इसके साथ हम क्या लिखते हैं, इसके सामने हम क्या लिखते हैं, कौन सी वैल्यू लिखते हैं। ये जो मैंने 0 लिखा है, 10 लिखा है, 20 लिखा है, ये क्या है, ये लोअर लिमिट है या ये अपर लिमिट है। तो डेफिनेटली यू विल से मैम ये जो है लोअर लिमिट्स हैं। तो मोर देन के केस में, ग्रेटर देन टाइप के केस में हमें लोअर लिमिट्स गिवन होती है, और अगर यहाँ पे होता है लेस देन टाइप, तो लेस देन टाइप के केस में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अपर लिमिट्स गिवन होती है। और इसके लिए भी मैंने आपको टेक्निक बताई थी, ऑपोजिट समझना है। ग्रेटर देन है तो सीधे दिमाग में आ जाएगा कि लोअर लिमिट्स गिवन है, उल्टा। ठीक है, लेस देन टाइप है तो उल्टा अपर लिमिट्स गिवन है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है आपको। Okay, so I hope you are understanding what I am trying to say is, so
ग्रेटर देन टाइप इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू, अब देखो यहाँ पे अगेन कंफ्यूजन के लिए आपको ये तो पता चल गया कि ग्रेटर देन टाइप में लोअर लिमिट गिवन होती है, ठीक है। अब लोअर लिमिट के ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं, अपर लिमिट वाले तो कट गए, ठीक है, वो भी कैसे कटे अभी बताऊंगी। लोअर लिमिट में अब कंफ्यूजन है कि यार रेंज वाला ऑप्शन आएगा या क्लास इंटरवल वाला ऑप्शन आएगा। तो रेंज की हम बात नहीं कर रहे हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन पूरी सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं, किसी गिवन क्लास की बात कर रहे हैं। और गिवन क्लास में हमारा क्या होता है, ये क्लास इंटरवल होता है, तो इसलिए लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल आएगा, ना कि रेंज। रेंज की बात नहीं करते, रेंज होती है पूरी सीरीज की हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब हम क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो गिवन क्लास की लोएस्ट और अपर लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। तो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल की बात होती है। ये दो ऑप्शंस तो पहले ही कट गए थे, ठीक है। क्लियर है आपको? अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, ठीक है, जितनी बार करना चाहते हो करो। स्टिल नहीं समझ आ रहा है तो यू आर फ्री, यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस देम ऑल। क्लियर? ओके, now proceed towards the next question, and what is it? Complex type of table in which variables to be studied are subdivided with interrelated characteristics। अब देखो यहाँ पे फिर से इंटररिलेटेड मीन्स एक दूसरे के साथ, इंटररिलेटेड मीन्स दो होंगे यहाँ पे एक दूसरे के साथ, दो के वे, तो दैट मीन 2 वे टेबल यहाँ पे आंसर होगा। समझ रहे हो? इंटर रिलेटेड मीन्स आपका और मेरे बीच में रिलेशन कैसे, तो इंटर रिलेशनशिप कैसी, दैट मीन दो यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टेबल की बात करूँ दैट मीन दो टेबल के बीच, दो एक इस तरह से जहाँ पे हमने दो करेक्टरिस्टिक्स की बात करना है किसी गिवन टेबल में, तो ये 1 वे टेबल नहीं होगा, बल्कि ये कौन सा टेबल होगा, 2 वे टेबल, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक ही करेक्टरिस्टिक होती तो 1 वे टेबल होता है। यहाँ पे हम इंटर रिलेटिव मीन्स दैट में हम सब 2 करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो डबल वे टेबल भी कह सकते हो या फिर 2 वे टेबल भी कह सकते हो। क्लियर है? सब पार्ट्स भी नहीं आएगा, ऑर्डर टेबल इस तरह की कोई टर्म्स यहाँ पे हमने यूज नहीं करी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू is 45 and smallest numerical value is 25. Classes desired are 4, so the width of class interval is, देखो मैंने कहा था ना, अगर आपको विड्थ वाले क्वेश्चंस पेपर में आए तो आपको क्लासेस डिजायर्ड जो है वो गिवन होंगी, इस अदरवाइज इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस है। वैसे तो वैसे भी नहीं आने के चांसेस है, क्योंकि पूरे यूनिट में से आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 2, अदरवाइज तो क्वेश्चन एक ही आना है, ठीक है, बट मैक्सिमम 2 से 3। तो देखो कितने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं और कहाँ कितने सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर लो इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। तो इतने सारे क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं आने वाले हैं, टोटल 10 ही क्वेश्चन आने हैं आपको, ठीक है। तो हम जस्ट ये सेफ साइड खेलने के लिए हम इतना सारा पढ़ रहे हैं कि हमें कहीं से भी हम फंसे ना। वी हैव टू अचीव 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। तो हमें 10 में से 10 ही। अब यहाँ पे हम विड्थ कैसे निकालेंगे, मुझे पता है विड्थ का फॉर्मूला क्या था, विड्थ इज इक्वल्स टू रेंज, मीन्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 45, 45 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 4, तो 45 minus 25 is 20 divided by 4, this is equals to 5, so option C 5 is the right answer. Clear? Width कैसे निकालते हैं, range divided by number of classes desired, range is equals to highest value minus lowest value। वो आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हो क्लास जो कि टेबल्स वाला है, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज में मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई हैं, वहाँ पे आप वो मेरा लेक्चर देखिए और उसके बाद आप इस लेक्चर पर आइए, आपको समझ आ जाएगा अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है तो, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ टेबुलेशन। इन चारों ऑप्शंस में से जो कि पर्पस नहीं है टेबुलेशन का, मीन्स ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो ये टेबुलेशन जिसमें हेल्प नहीं करता है, जो टेबुलेशन का काम नहीं है, तो क्या काम नहीं है टेबुलेशन का, लेट्स से क्या ये हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा को सिंप्लीफाई करता है, स्टैटिस्टिकल है ये, दिस इज नॉट स्टैटिकल, दिस इज स्टैटिस्टिकल, ठीक है। तो हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा को सिंप्लीफाई करता है, डेफिनेटली करता है। कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, डेफिनेटली करता है। क्या ये हमारे फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है इन मैक्सिमम स्पेस, डेफिनेटली नॉट। क्या ये हमारे डेटा को कंसाइज करता है, डेफिनेटली येस।
ठीक है। तो ये हमारे डेटा को इकोनोमाइज करता है, हमारी स्पेस को इकोनोमाइज करता है, ना कि हमारे स्पेस को मैक्सिमम करता है, बढ़ाता नहीं है बल्कि कम करता है, रिड्यूसेस, ठीक है, इकोनोमाइज करता है, इकोनोमाइज, ठीक है, बचाता है, मीन्स हमारी स्पेस को ये कम करता है ना कि मैक्सिमम करता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा मैक्सिमम, इसलिए मैं तभी कह रही हूँ हर एक वर्ड पे फोकस करना है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्पेस को मैक्सिमम नहीं करता है बल्कि रिड्यूस करता है। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द पार्ट्स ऑफ जनरल टेबल। जनरल टेबल के इनमें से क्या क्या पार्ट्स हैं? What are the options? Let us see. रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग, बॉडी ऑफ द टेबल, ऑल ऑफ द अबव। जनरल टेबल के क्या क्या पार्ट्स हैं? तो जनरल टेबल में रो हेडिंग भी होती है जिसे हम स्टब कहते हैं। जनरल टेबल में कॉलम हेडिंग भी होती है जिसे हम कैप्शन कहते हैं, ठीक है। जनरल टेबल में बॉडी ऑफ द टेबल भी होती है जिसे हम फील्ड ऑफ द टेबल भी कहते हैं, आइटम्स ऑफ द टेबल भी कहते हैं, या सेल्स ऑफ द टेबल भी कहते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्लियर है? आपको इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा ऑफ सीक्वेंसेस। क्लासिफिकेशन इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग डेटा। क्लासिफिकेशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा इनटू होमोजीनियस क्लासेस, या फिर नन ऑफ द अबव। क्लासिफिकेशन कह रहे हैं ग्रुपिंग नहीं करता है इनटू होमोजीनियस, मीन्स डिफरेंट यूनिट्स को होमोजीनियस ग्रुप्स में नहीं करता है, नॉट द प्रोसेस, दैट मीन ये ऑप्शन पहले ही कट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो है ही नहीं। ओके, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा ऑफ सीक्वेंस। अब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ इसको टिक कर देंगे, कुछ इसको टिक कर देंगे, बट समझना कि कैसे। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बी देखो तो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, क्लासिफिकेशन इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग डेटा, बट आगे क्या, ये इनकम्प्लीट है, इसके आगे क्या, किसमें करता है अरेंज डेटा को, ये तो बताया ही नहीं यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट मीनिंग आ रहा है कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा ऑफ इनटू सीक्वेंसेस, मीन्स वो अपने डेटा को सीक्वेंसेस में अरेंज करता है, सिमिलर ग्रुप्स में अरेंज करता है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यहाँ पे इनटू आएगा, नॉट ऑफ, तो ये थोड़े टाइपिंग एरर्स है, नथिंग एल्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्लासिफिकेशन। इन चारों ऑप्शन में से जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट, ठीक है, तो नॉट पे फोकस करना है आपको, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्लासिफिकेशन। लेट अस सी व्हाट आर द ऑप्शंस। एग्जॉस्टिवनेस है, डेफिनेटली है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, होमोजेनिटी भी है, अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, डेफिनेटली नॉट। ऐसे इस तरह की हमने कोई भी करेक्टरिस्टिक की बात नहीं करी, और हमें यहाँ पे यही बताना था कि जो इन चारों में से करेक्टरिस्टिक नहीं है। इस तरह की कोई बात नहीं कि मैंने एग्जॉस्टिवनेस की बात करी थी, स्टेबिलिटी की बात करी थी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी की बात करी थी, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस की बात करी थी, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी थी, ठीक है, होमोजेनिटी की बात करी थी, बट अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हम करते हैं, इस तरह की क्लासिफिकेशन में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जस्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम कोई टेबुलर प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली डी इज़ द राइट वन। तो एलिमिनेशन करके भी देखो आप, यही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये तीनों हैं, ये है ही नहीं, और यही क्वेश्चन कह रहा था कि जो नहीं है उसी को बताना है हमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन के इनमें से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? प्रेजेंट करता है डेटा को मिनिमम स्पेस में, डेफिनेटली करता है। एरर्स डिटेक्ट करता है, फैक्ट्स में कोई अगर कोई कमियां हैं, कोई मिस्टेक्स है, वो भी डेफिनेटली करता है, वो भी पता चल जाता है। फर्दर ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टेप, टेबुलेशन करते ही इसीलिए है कि ताकि हमें जो भी मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन जो भी एनालिसिस करनी है वो हम इजीली कर पाएँ। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा बेस्ड ऑन वर्कर सैलरी इज एज, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द अबव है, डी ऑप्शन, ठीक है। ओके, ये जो ऑप्शन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, यहाँ पे भी आपको विड्थ ही निकालनी है, ठीक है। तो विड्थ का आपको ये डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू लोगे, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, देखो 3000 है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू है यहाँ पे 2000, तो 3000 माइनस 2000 करोगे, डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल्स भी दिए हैं 10 का, इट इज़ 10, तो डिवाइड करके बताना मुझे, ऑप्शन में आप लिखना
कि इसका क्या ऑप्शन आएगा, मुझे पता चलेगा आप मेरी वीडियोस देख भी रहे हो या नहीं। तो इसका आंसर आप दोगे, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अभी से सॉल्व करके। अभी बता दिया मैंने कैसे करना है। ये दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे भी 60 - 40 डिवाइडेड बाय 5। तो बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इन दोनों क्वेश्चंस का। यहाँ पे भी क्लास इंटरवल, ये विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल ही है, यहाँ पे भी आपको विड्थ ही कैलकुलेट करनी है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहते हो, आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देन सब डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर टू कैलकुलेट। तो अभी हमने पढ़ा, आपको इजी होगा इसका आंसर बताना। कह रहे स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स अपर लिमिट से स्मॉलेस्ट वैल्यू को, जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है उसको हम लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर्ड। तो यही तो था हमारा फॉर्मूला किसका, विड्थ निकालने का, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, ऑप्शन बी। ये भी नहीं आएगा, नंबर ऑफ क्लासेस भी नहीं है, मेनीफुल क्लास इंटरवल भी नहीं है, तो विड्थ निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमने अभी पढ़ा है। कंप्लीट, ओवर। ओके, तो इसके साथ हमारे यूनिट 4 के जितने भी एमसीक्यूज थे, जितना भी मुझे लग रहा था कि जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं, वो सारे मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इनको बार बार सॉल्व करो और इस पर अपनी कमांड लाओ, ठीक है। जो जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए उनको समझने की कोशिश करो, जो जो मैंने टेक्निक्स बताई उनको फिर अपने माइंड में इनकलकेट करो, सो दैट कि आप हर तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ डिफरेंट टेक्निक्स की हेल्प से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5, और आप साथ साथ ये यूनिट्स को रिवाइज करो। देखो 4 यूनिट्स, वी आर ओवर विथ 4 यूनिट्स, ठीक है। सो ट्राई टू कंप्लीट ऑल दीज यूनिट्स सो दैट कि जो नेक्स्ट यूनिट जब हम आए तो आपको 1 और 1 to 4 यूनिट्स कंप्लीट हो, ठीक है। बट डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। प्लीज डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट मोर एंड मोर, and if you are liking my videos, if you are liking my lectures, do comment below. Okay, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।